हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे माय न्यू टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे माय न्यू टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से एक समझते हैं। एक वायर है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। इसमें करंट का फ्लो आई जो है, करंट का फ्लो हो रहा है और इससे कुछ डिस्टेंस पे इसी के एक हम चार्ज लिए जिसका वैल्यू प्लस क्यू। तो अब हम देख रहे हैं क्या ये करंट के वजह से इसमें कोई फील्ड जनरेट हो रहा है। फील्ड जनरेट ड्यू टू करंट कैरिंग, फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर। अब ध्यान से देखिए, जब हम ऐसे ही कोई चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़े थे तो उसमें क्या था, जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, तो रेस्ट में जो चार्ज लगता है उसके लिए हम देखे थे कूलम्ब्स लॉ। लेकिन अब जो है चार्ज मोशन में आ गया है। और एक ध्यान से देखिए, पहले जो था चार्ज जो था आपका रेस्ट में था, तब उसको हम पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रोस्टैट। जब चार्ज मोशन में आ जाए और उसके अंदर कुछ भी कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाए, तब उसको हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तब उसको हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। और जब चार्ज में एक्सेलरेशन हो, ध्यान से देखिए पहला क्या था, पहला रेस्ट वाला पार्ट था, दूसरा में मोशन तो आया लेकिन उसके पास जो है कांस्टेंट वेलोसिटी आया। समझिए कांस्टेंट वेलोसिटी वी है उसका। अब पहला बारे में क्या था, चार्ज रेस्ट में था तो उसको इलेक्ट्रोस्टैट में, और उसको जो फोर्स उस पर हम निकाले थे ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या किए, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर उसका v हो तो उसके वजह से तो उसको हम कवर अप करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। और जब यही चार्ज जो हम चार्ज ले रहे हैं इसमें एक्सेलरेशन आ जाए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, जब ये चार्ज एक्सेलरेट करे तो इसको हम देखेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में। यानी कि तीन हम पार्ट इसको हम किए हैं, पहला इलेक्ट्रोस्टैट, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा EMI। EMI में क्या होगा, चार्ज जो है एक्सेलरेट करेगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन अगर हम इसका ए ले लें, एक्सेलरेशन अगर उसका ए हो तो हम क्या पढ़ते हैं, जो भी स्टडी करते हैं उसको हम करते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ध्यान से देखिए, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट देख लिए। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करें, ध्यान से देखिए, पहले हम क्या किए, चार्ज को यूं ही रेस्ट में रखें। तो जब रेस्ट में रखते हैं तो इसमें कोई भी फील्ड जनरेट नहीं होता, देयर इज नो फील्ड जनरेट ड्यू टू दिस चार्ज, दिस रेस्ट चार्ज। अब क्या किया हम, अब इसमें हम कुछ वेलोसिटी दिए, समथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का जिधर डायरेक्शन है उधर ही इसमें हम वेलोसिटी दिए, v वेलोसिटी दिए, v कांस्टेंट वेलोसिटी, ये आपका है कांस्टेंट वेलोसिटी। तब इसके अंदर एक फील्ड जनरेट हो या इस पे फोर्स लगा,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले फोर्स लगेगा, तो फोर्स अगर लगा तो कोई ना कोई फील्ड जनरेट हुआ तभी फोर्स लगेगा। तो क्या किए, अब हम प्लस क्यू चार्ज को रेस्ट चार्ज नहीं लिए, अब इसको हम कुछ वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से टुवर्ड्स द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, इसमें वेलोसिटी दिए, अब इस प्लस क्यू चार्ज को हम वेलोसिटी दिए, इसको डायरेक्शन ऑफ, जिधर करंट का डायरेक्शन है, वेलोसिटी along the direction of करंट कैरिंग वायर, जिधर इसमें इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है उधर ही हम इसको वेलोसिटी वी दिए, कांस्टेंट वेलोसिटी। तब इसके अंदर एक फील्ड जनरेट हुआ, अब इस पे फोर्स एक्सपीरियंस किया गया कि, अब ध्यान से देखिए, अब इसका जो है डायरेक्शन हम क्या दिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, जो डायरेक्शन करंट का है वही डायरेक्शन हम क्या दे दिए, इस प्लस क्यू चार्ज को। तो ध्यान से देखिए, अब इसका जो है चार्ज में, जब इसमें थोड़ा सा क्या होगा, फोर्स लगेगा, तो फोर्स के वजह से होता क्या है, इसका जो पाथ सीधे नहीं होने के बजाय ये सीधे नहीं होगा और लास्ट में ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा और इधर पे टेंड करते हुए इधर आ जाएगा, तो ये इसका पाथ बन जाएगा। तो इससे आपको ये लग रहा है कि ये इट experienced a new type of force। अब इस पे फोर्स लगा, फोर्स के वजह से ही इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि इसको जाना तो चाहिए था, यूजुअली ये इस डायरेक्शन को अटेंड करता, ये इसका डायरेक्शन होना चाहिए प्लस क्यू का, लेकिन ये डायरेक्शन अपना क्या हुआ, डाइवर्ट कर रहा है टुवर्ड्स द करंट कैरिंग वायर, इसका डायरेक्शन है किधर हो रहा है, टुवर्ड्स द करंट कैरिंग वायर। और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस किया गया, इस फोर्स के वजह से एक फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड का ही नाम हम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो इट एक्सपीरियंस ए न्यू टाइप ऑफ फोर्स एंड दिस फोर्स generate या प्रोड्यूस new type of field this new type of field is called magnetic field. This field is called मैग्नेटिक फील्ड, या इसको बी फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो नया फील्ड है, इसमें इस फील्ड का ही नाम हम देते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड को याद रखिए, इसको बी फील्ड भी हम बहुत बार लिख देंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड को हम बी फील्ड भी लिख देते हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो वैल्यू होता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए, इसमें फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू v क्रॉस b। अब ये आ गया इसका डायरेक्शन v क्रॉस b, जहां v क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, और b है मैग्नेटिक फील्ड, अब q क्या है, उसका चार्ज है। तो ध्यान से देखिए, ये इस पे फोर्स का वैल्यू आया, फोर्स इस पे कितना लगेगा, तो फोर्स जो है उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसमें वेलोसिटी अगर बढ़ाएंगे तो उसके और दूसरा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स का डायरेक्शन हो। यानी कि यहां से हम क्या सीखे कि
फोर्स फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स इज परपेंडिकुलर, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, फोर्स इज परपेंडिकुलर, फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसका, वेलोसिटी का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी, यानी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल as well as magnetic field, as well as magnetic field produced by the current carrying wire, magnetic field produced by the current carrying wire, करंट कैरिंग वायर। तो ध्यान से देखिए, यानी फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर है। मतलब ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड बी फील्ड। तो ध्यान से देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस की तरफ अगर उसका वेलोसिटी है, यानी ये जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये बी फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये जेड जो डायरेक्शन होगा, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में वेलोसिटी हो और मैग्नेटिक फील्ड उसके हमेशा परपेंडिकुलर, अगर ये एक्स में है और ये वाई में है, तो ये इसका जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा, यानी कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ये आप ध्यान दीजिए। तो एक एक्स में हुआ, दूसरा अगर वाई में हुआ, तो तीसरा जेड में होगा। तो ये आपका डायरेक्शन है कि वो फोर्स कितना लगेगा, वो फील्ड क्या जनरेट करता है। तो ये हम देखें। अब हम थोड़ा सा, और जैसा कि अभी हम फोर्स का डायरेक्शन हम बताए थे, फोर्स का वैल्यू तो क्या था, क्यू बी क्रॉस बी। अब हम ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट केस में लेते हैं कि वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल is perpendicular to, is perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, अब एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर रहे हैं, डॉट रहे तो समझ लीजिएगा प्लेन के आउटवर्ड, और अगर क्रॉस रहे तो समझिए कि ये प्लेन के इनवर्ड है। तो एक हम मैग्नेटिक फील्ड है, ये मतलब इनवर्ड ऑफ बी फील्ड। अब इसमें हम क्या किए, फर्स्ट केस में क्या है, वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, इनवर्ड ऑफ द प्लेन, यानी प्लेन के इनवर्ड है। वेलोसिटी जो है उसके परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन पे कहीं भी आप एक सर्कल बनाइए, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा, ये जो टेंडेंशियली डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, टेंडेंशियली जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे इधर, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपका है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
इज अलोंग टेंजेंट। इसका जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट, मतलब अलोंग द टेंजेंट। अब जिस भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए वो आपको डायरेक्शन शो कराएगा। अब आप बताइए कि इसमें इसका टाइम पीरियड बताइए, इसका फ्रीक्वेंसी बताइए, आपको हर चीज़ दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे जो होगा वो उसके परपेंडिकुलर ही होगा। ये आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और फोर्स का वैल्यू किधर होगा, अब ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस में है, इस प्लेन में, इस पॉइंट पे अगर फोर्स का डायरेक्शन आपको निकालने का है तो फोर्स का डायरेक्शन अभी क्या हम बताए थे, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिए v किधर है, v एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को O ले लेते हैं, P K T, अलग अलग पॉइंट पे अगर आपको सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन पूछे तो कैसे निकालिएगा, तो Q आपको पता है v क्रॉस b, v का डायरेक्शन किधर है, आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए या लेफ्ट हैंड जो भी, तो ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल, ये हम पहले बता चुके हैं, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम खर्चा नहीं करेंगे। तो क्या है, सिंपली ड्यू टू पाम रूल, या जो भी है फिंगर रूल से भी आप समझ सकते हैं। तो फिंगर रूल से आप ऐसे समझिए, ये जो डायरेक्शन है ये वेलोसिटी है, इनवर्ड जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो थंब का डायरेक्शन है ये जो डायरेक्शन होगा इस पे, तो ध्यान से देखिए, इनवर्ड जो है अंदर, इनवर्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका वेलोसिटी हो गया। तो ये जो थंब है, ये थंब बताएगा आपका, यानी इस पे जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो किधर होगा, इधर होगा। ये है आपका फोर्स, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, तो यहाँ पे फोर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे बी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इसको कहते हैं। ये जो डायरेक्शन हुआ, एग्जैक्टली हर जगह डायरेक्शन अलग अलग है। अब ध्यान से देखिए, इस पे पाम रूल लगाइए, पाम रूल में ये जो है पाम, पाम होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पाम रूल में याद रखिएगा, ऐसे आप लगाइए, लेफ्ट राइट कहीं भी लगा सकते हैं। पाम रूल में ये जो पाम होता है, पाम होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ये थंब हमेशा होता है, थंब हमेशा फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ध्यान से देखिए, ये पाम जो है ये आपको डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का, और ये जो ये फिंगर है, पूरा सारा फिंगर आपको बताएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी ये वेलोसिटी है, ये पाम है, तो ये पाम एक बार अपवर्ड हो सकता है, एक बार इस साइड से भी आप लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, पाम अंदर होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो पाम अंदर, और वेलोसिटी इधर है। तो ध्यान से देखिए, ये जो थंब है, ये थंब जो डायरेक्शन बता रहा है ये फोर्स का है। एग्जैक्टली आप कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर ये वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी के डायरेक्शन, ये जो है आपका जो फिंगर है ये दिखा रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन, पाम जो है अंदर है क्योंकि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो पाम अंदर, वेलोसिटी इधर, तो इधर जो फोर्स लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इधर जो ये जो है फिंगर, ये आपको बता रहा है, ये जो बता रहा है ये आपको ये इधर फोर्स लग रहा है। तो हर जगह फोर्स आप निकालिए, एग्जैक्टली इधर भी निकालिएगा तो क्या आएगा, नीचे आएगा। पाम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका बताएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिधर वेलोसिटी मूव कर रहा है, और ये नीचे थंब जो बता रहा है, तो यानी इधर लगेगा सिंपल सा फोर्स, इधर एफ फोर्स लगा, एक बार इधर फोर्स लगा, एफ बी इसको ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी एफ बी है। तो इस साइड अब इसका भी आप लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा, बी, इसका राइट साइड आएगा, ये थंब का जो डायरेक्शन है ये आपको फोर्स बताएगा, तो ये आपका फोर्स। तो ये तो हम आपको बताएं कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन के लिए सिंपली आप पाम रूल लगा दीजिएगा। तो पाम में क्या होता है, ये जो पाम होता है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, और ये सारा जितना फिंगर है, ये 4 फिंगर, इसको 4 फिंगर कहते हैं, ये 4 फिंगर आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये जो थंब है ये डायरेक्शन आपको बताएगा फोर्स का।
तो आपको कहीं भी अगर फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो तो ये पाम रूल से आपका निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसमें निकालेंगे फोर्स। आपको पता है क्या होता है, Q V क्रॉस B, और V अगर B के परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसको हम लिखेंगे Q V इंटू B साइन 90। साइन 90 साइन 90 क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो साइन 91 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q V इंटू B। ये आपका आ गया फोर्स का डायरेक्शन। अब हमको इसमें चाहिए क्या क्या, सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे और इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। वेलोसिटी आपको पता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स के टर्म में भी आप वेलोसिटी निकाल लिए। अब हम इसको थोड़ा सा और देंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ध्यान से देखिए, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो इसका जो शेप बनता है वो सर्कल बनता है। तो ध्यान से, इसका सर्कल पूरा शेप बन रहा है कब, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका शेप जो बनता है वो क्या बनता है, सर्कल बनता है। और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। इसमें पाम इनवर्ड हम लिए हैं तो सारा का मतलब अलोंग द रेडियली आउटवर्ड है, यानी फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स इज अलोंग रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। हर एक पॉइंट पे हम फोर्स का डायरेक्शन निकालें, सारा रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ है तो इसको कहते हैं रेडियली आउटवर्ड, फोर्स का डायरेक्शन है। अब हम इसका देख लिए, फोर्स का डायरेक्शन देख लिए, अब हम इसका हम क्या निकालेंगे। अब ध्यान देखिए, ये सर्कल है और सर्कल में क्या होता है, सर्कल में इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड है। ध्यान से देखिए, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा इस सर्कल का, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ध्यान से लिखिएगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है रेडियली आउटवर्ड, किसके वजह से लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, तो वो बराबर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। तो ध्यान से देखिए, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, यानी कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये बराबर हो जाएगा फोर्स सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे लगेगा, और सेंटर की तरफ फोर्स जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू आप क्या निकाल लिए, Q V B, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका वैल्यू हमेशा होता है mv²/r। अब इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, अब इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो mv²/r आप ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा फोर्स। सेंटर की तरफ लग रहा है किसी भी, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो है मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये किसके हो जाएगा, m v², v क्या है, उसका वेलोसिटी है, r क्या है, उसका रेडियस है। इसमें जो वेलोसिटी होगा वो आपका आ गया, तो यहाँ से आपका v का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मास, ये हमेशा आप याद रखेंगे। तो इस पे देखिए सिंपली, अब आपका क्या आ गया, Q P इंटू वी दैट इज इक्वल टू, ये आपका आ गया फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक
फील्ड के वजह से इतना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो सेंटर के बाहर की तरफ है, सेंटर के अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका वैल्यू होता है mv²/r, r है उसका रेडियस, v है वेलोसिटी, m है उसका मास। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, एक v कैंसिल हो जाएगा तो एक v बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा q b, ये रेडियस से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय m, ये आपका हो जाएगा v का वैल्यू। एक v आपका कैंसिल हो जाएगा, एक ही v बच जाएगा, तो यहाँ से मास। तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का वैल्यू आपका आ गया इन टर्म्स ऑफ मास। वेलोसिटी या तो आपको पहले भी आ रहा था, लेकिन आपको मास के टर्म में आपको अगर वेलोसिटी पूछे तो क्या आ गया, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास q b r मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, यानी कि वेलोसिटी जो होगा चार्ज पार्टिकल का मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा। एक तो डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा वेलोसिटी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब ये मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम क्या क्या सीखें कि ये जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। क्या इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये फॉर्मूला बस इम्पोर्टेंट है, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ है वेलोसिटी इज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास। तो ये आप याद रखिए। तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा, अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी आपका आ गया, अब इसका हम क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है ये हम देख लिए। और यहाँ से अगर आपको कुछ भी रेडियस पूछ ले, एक ही फॉर्मूला में यहाँ से रेडियस अगर आपसे सिंपली पूछ लेता तो क्या हो जाता, mv/qb। तो अगर कभी भी रेडियस का फॉर्मूला पूछे कहीं भी तो याद रखिएगा mv/qb। बस एक फॉर्मूला आप याद रखिए, ये वाला, यहाँ से आपको रेडियस भी निकल जाएगा। तो रेडियस का क्या वैल्यू आया, यानी इसका जो रेडियस का वैल्यू आएगा वो क्या है, mv/qb। और रेडियस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड और किसके, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड इट इज inversely proportional to mass of charged particle, mass of charged particle। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा आपको रेडियस का भी वैल्यू आप हमेशा याद रखें। रेडियस क्या है, mv/qb। तो रेडियस जो है चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस इज डायरेक्टली proportional to mass and velocity, mass of
particle, mass of particle and velocity, and inversely proportional to charge and magnetic field, and inversely proportional to charge of particle and बी फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड। ये इस पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हम इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी डिस्कस कर लिए, बाकी फॉर्मूला से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं, अब हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं। अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे। तो ये सर्कल में था, तो सर्कल इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो आपको वेलोसिटी पता है, तो ध्यान से देखिए। अगर आपको टाइम पीरियड पूछे, टाइम पीरियड पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, तो टाइम पीरियड क्या होगा। अब एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, चार्ज इसमें जो मूव कर रहा है वो q है, इसका वेलोसिटी हमेशा टेंडेंशियली आउटवर्ड है, v इधर है। आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड, तो टोटल एक बार ये सर्कल में मूव करता है तो टोटल कितना हो जाएगा, 2πr डिस्टेंस कवर करता है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। v क्या है, v है इसका कांस्टेंट वेलोसिटी, तो टोटल इसमें क्या है 2πr। अब वेलोसिटी क्या हो गया, v क्या है, v वेलोसिटी से इसमें मूव कर रहा है, तो इसमें टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में कितना टाइम उसको लगेगा, तो टोटल 2πr उसका क्या हो जाएगा, सिंपली लेंथ हो जाएगा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 2πr, वेलोसिटी का वैल्यू बस रख दीजिए q b r बाय m, r से r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2πm डिवाइडेड बाय qb। ये आपका आ गया टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का नया फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब एक सर्कल लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा। टाइम पीरियड का क्या मतलब है, एक सर्कल मूव करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो 2πm अपॉन qb। तो ये वैल्यू भी आप याद रखेंगे, और यहीं से आपका निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ से आपका आ जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड क्या आ गया, यहाँ से लिख लीजिएगा 2πm अपॉन qb। अब टाइम पीरियड, यही फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम आपको पता है, तो जस्ट इसको रिवर्स कर देना है, तो क्या आ जाएगा qb अपॉन 2πm। तो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ देगा टाइम पीरियड से, फ्रीक्वेंसी से भी। सो ये अभी थोड़ा सा वाला चीज़ ये है कि इसका जो टाइम पीरियड आया इस सर्कल में मूव करने, वो जो है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी का भी यानी टाइम पीरियड, मतलब अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे आप नोटिस करने वाला चीज़ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें वेलोसिटी कहीं है ही नहीं, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब टाइम पीरियड जो है इसका कितना टाइम लगेगा वो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब आप वेलोसिटी कुछ भी रखिए, इसका टाइम पीरियड वही आने वाला है। तो आपसे अलग अलग क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि
उसका वेलोसिटी v है, उसका वेलोसिटी 2v है, तो आप उसका क्या बताइए, टाइम पीरियड बताइए। टाइम पीरियड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, टाइम 1/4 हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर दिए, वेलोसिटी को 5th टाइम कर दिए, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, सो टाइम पीरियड इज रिमेन्स सेम एज बिफोर। जो उसका पहले उसका टाइम पीरियड था वही टाइम पीरियड होगा, यानी टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इसको एक्सप्लेनेशन आप देखिए, टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद है देखिए, तो टाइम पीरियड जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, यानी वेलोसिटी बढ़ाने से या घटाने से। आप नया चीज़ क्या आपको आया कि वेलोसिटी को बढ़ाने घटाने से टाइम पीरियड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। Time period depends on मास, ओनली मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली proportional to mass of charged particle and inversely proportional to charge of particle and मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे जितना भी क्वेश्चन बेस्ट हो सकता था वो इसी थ्योरी पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया भी है और जाएगा। तो ये हम इसका पूरा आपको थ्योरी दिए हैं। अब इस पे आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फंसाने के लिए कह देगा कि इसको 2 टाइम्स सेकेंड है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें सर्कल नहीं बनेगा, इसमें एक नया टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। वेलोसिटी समझिए कुछ इधर है डायरेक्टेड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इधर आपका समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, बी फील्ड इसको लिख दिए। अब इससे एंगल थीटा बना रहा है, इस बार थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। पिछला बार सारा आपको सिमेट्रिकल केस था तो निकालना आसान था, लेकिन इस बार क्या है आपके लिए, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा विथ। तो ध्यान से देखिए, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, एक्चुअली में सारा क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है तो वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेबस में ये भी है तो इसको भी हम देख लेते हैं। जब एंगल थीटा नहीं हो तो क्या होगा, तो जब थीटा नहीं हो तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है आपका कुछ इस टाइप से। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसका हेलिकल, इसमें क्या है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इसका आप ऐसा समझ सकते हैं, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है, हेलिकल पाथ इसका होता है, हेलिकल पाथ। तो अब इसमें आपसे पूछेगा टाइम पीरियड बताइए, तो कैसे निकालेंगे इसमें टाइम पीरियड। उसमें तो सर्कल था, आपको इक्वली दिख रहा था, इसमें रेडियस आप भी पूछ सकता है, तो रेडियस के लिए भी हमें फॉर्मूला लाए थे और इसका टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लाए थे। तो ध्यान से देखिए, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, v का इधर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, v cos थीटा, जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है वो v cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा v sin थीटा। तो v cos थीटा
वाई एक्सिस में बी साइन थीटा। अब इसमें अगर पूछेगा कि आप बताइए पाथ तो इसका हेलिकल होगा, नॉट रेगुलर, क्योंकि रेगुलर तो आपको पिछले वाले में सर्कल बन रहा था, तो इस टाइप का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको हेलिकल पाथ कहते हैं। आपको पूछेगा इसका बताइए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते थे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी हम निकाले थे 2 पाई एम बाय क्यूबी, ये हम लाए थे अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब टाइम पीरियड इसमें ध्यान से देखिए, मास तो कांस्टेंट है, और बताए थे टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, तो वेलोसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इसमें जो होगा टाइम पीरियड में, और दूसरा पिच, पिच इसको कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर वाई एक्सिस में बनता है इसको कहते हैं पिच। पिच क्या होगा, पिच के वजह, ध्यान से देखिए इसमें दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक्स में भी वेलोसिटी है, वाई में भी वेलोसिटी है, यानी मूव एक्स में भी करेगा, वाई में भी करेगा। तो ये जो एक्स की वजह से रेडियस इंक्रीज करेगा, इसके वजह से इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज करता है इसके वजह से, और इसके वजह से इसका पिच मतलब इसका लेंथ इंक्रीज करता है। तो पिच का वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा, तो पिच हो जाएगा v, वाई एक्सिस के वजह से ही इसमें लेंथ आ रहा है, तो v cos थीटा, v cos थीटा पिच का। और दूसरा इसमें अगर टाइम t लगा, t क्या है इसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड भी आपको पता है, तो पिच आपको इसमें पूछेगा, तो पिच का सिंपली क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है आपको। और ये इसमें आप समझिएगा कि रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है वो एक्स में जो वेलोसिटी है उसके वजह से रेडियस इंक्रीज कर रहा है, और जो वाई में वेलोसिटी है उसके वजह से इसका लेंथ बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखिए इसमें दो चीज हो रहा है, रेडियस भी बढ़ेगा और लेंथ भी बढ़ेगा। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ बढ़ रहा है इसको इसी कहते हैं आपको पिच। इसका जो रेडियस बढ़ रहा है, शुरुआत में रेडियस कम होता है, तो ये जो है रेडियस जो है, तो ये पिच जो है v cos थीटा की वजह से आ रहा है, क्योंकि ध्यान से देखिए v cos थीटा का डायरेक्शन उधर है जिधर ये इंक्रीज कर रहा है, और रेडियस जो है, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ increases due to v sin थीटा। v sin थीटा की वजह से इसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा इसका पिच भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ध्यान से देखिए कि कांस्टेंट इसका पिच भी बढ़ेगा और कांस्टेंट इसका वेलोसिटी। तो ध्यान से देखिए रेडियस किसके वजह से, v sin थीटा की वजह से, और पिच जो है v cos थीटा की वजह से। तो पिच का लेंथ क्या हो जाएगा, सिंपली v cos थीटा, इसके वजह से उसका पिच लेंथ बढ़ रहा है, आगे हो रहा है, और रेडियस किसके वजह से, v sin थीटा, तो इनटू टाइम t। टाइम t आपको पता है टाइम पीरियड इसका, तो टाइम पीरियड बस इसमें पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 पाई m बाय क्यूबी। ये आपका हो जाएगा पिच का वैल्यू, आपसे इसमें पिच पूछ सकता है। और रेडियस अगर पूछा, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, तो रेडियस का वैल्यू क्या होता है, अभी हम कहे थे mv बाई क्यूबी। देखिए v तो एक्चुअली में रेडियस किसके वजह से बढ़ रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन v sin थीटा, या आप ऐसा समझिए कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, आप इसको ऐसा समझिए वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट है vx, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। तो y कंपोनेंट के वजह से पिच इंक्रीज कर रहा है, और x कंपोनेंट के वजह से इसका रेडियस, यहाँ v के जगह पे क्या हो जाएगा, v sin थीटा। और आपको अगर थीटा पता हो तो थीटा लिख दीजिएगा तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस का वैल्यू आपका सिंपली क्या आ गया, mv यानी v sin थीटा
डिवाइडेड बाय क्यूबी। ये तब होगा जब थीटा 90 डिग्री नहीं होगा, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तब तो सिंपली सर्कल बन जाएगा, इसमें हेलिकल पाथ। तो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, पिच क्या हो जाएगा, v cos थीटा इंटू टी, टाइम पीरियड आपको पता ही है। सो इस पे क्वेश्चन में से कम आता है, लेकिन वायर। अब ध्यान से देखिए, इस पे करंट कैरिंग वायर है जिसका लेंथ हम ले लेते हैं L। इधर करंट का फ्लो हो रहा है, करंट इसमें I है, इसका लेंथ समझिए L है, इसका लेंथ हम ले लिए हैं L, लेंथ ले लिए हैं टोटल इसका। अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर। अब ध्यान से देखिए, फोर्स किधर लग रहा है ये तो हमको पता है, फोर्स कितना लग रहा है ये हम निकालेंगे, जबकि इसका लेंथ हम ले लिए हैं L ले लिए हैं। अब ध्यान से लिखिए, इसमें बहुत सारा चीज़ हम एजम्पशन लेंगे और एक नया फॉर्मूला हम लाएंगे। तो इसमें क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इसमें हम पहले फोर्स निकाल लेंगे। तो ध्यान से फोर्स इस पर कितना लगेगा, ऊपर लगेगा। फोर्स का भी हम वैल्यू लाए थे, फोर्स का क्या लाए थे, हम इक्वेशन लाए थे, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस डी, लेकिन वो चार्ज पे था। अब हमको चार्ज पे नहीं निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर पे लाना है। तो क्या आएगा, लेंथ L ले लिए है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट I करंट है। अब ध्यान से देखते हैं, अब करंट कैरिंग वायर है तो इसमें हम कुछ एजम्पशन लेते हैं कि करंट इसमें लेट या कंसीडर लेट बी एन एलिमेंट पार्टिकल, एलिमेंट पार्टिकल ऑफ लेंथ। अब एलिमेंट पार्टिकल का लेंथ ले लेंगे तो dl ले लेंगे, उसका जो एलिमेंट पार्ट लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं, ये इसका थिकनेस कुछ इतना होगा, तो ये जो हो जाएगा इसका एलिमेंट पार्टिकल होगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, सिंपली dl हो जाएगा। फ्लो करंट लेट बी एन एन एलिमेंट पार्टिकल ऑफ लेंथ L, फ्लो करंट पास मतलब इससे पास कितना कर रहा है, I करंट पास कर रहा है। सो एंड पासिंग I करंट थ्रू इट, इससे I करंट का फ्लो हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, इस पे फोर्स जो है अपवार्ड लग रहा है। अब हम इस पे फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे कि ये करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगा रहा है। ये तो हम चार्ज पार्टिकल पे निकाले थे, अब हम वायर पे निकालेंगे। तो इसमें करंट का एलिमेंट ले लिए, एलिमेंट्री पार्टिकल dl ले लिए, करंट इसमें I का फ्लो हो रहा है। अब हम लेते हैं लेट बी एन फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें n जो है पर यूनिट वॉल्यूम में इसका जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप ध्यान से देखिए, इसमें अगर ये इलेक्ट्रिक वायर में करंट पास हो रहा है ही, तो सिंपल बात है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, n है। तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ले लिए तो उसका एरिया कुछ ना कुछ होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया एंड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड देयर क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A उसका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिससे करंट, और उसका dl जो हो जाएगा वॉल्यूम। तो यानी कि n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n। अब हम इसका एक्सप्रेशन लाएंगे, चार्ज
फोर्स का वैल्यू हम लाए थे Q इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। अब यहाँ पे वी डी हो जाएगा, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पहले बताए हैं, वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिए। अब यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q को Q ही रहने दीजिए। अब इसमें चार्ज कितना होगा, करंट तो हमको पता है, करंट क्या होता है dq बाई dt, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली dq का वैल्यू हम निकाल लेंगे। चार्ज जो है, क्योंकि हम एलिमेंट पार्टिकल कर रहे हैं तो इसमें आप ये भी लिख लें, एन कंसीडर एन dq क्या हो जाएगा, एलिमेंट पार्ट का चार्ज, क्योंकि इसमें जो है हम एलिमेंट्री पार्ट का हम कर रहे हैं, तो इसमें जो dl लेंथ में चार्ज, टोटल तो q नहीं होगा, dl लेंथ में जो चार्ज होगा उसको dq ले लेते हैं। एंड कंसीडर dq बी द चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट पार्टिकल का जो चार्ज हो जाएगा, Q तो टोटल का है, एलिमेंट पार्ट का क्या हो जाएगा dq। तो यहाँ पे क्या लेंगे, Vd क्या है, यहाँ पे Vd आपका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ से हम सिंपली अब इसको लेंगे, Q को ले लेंगे dq, Vd इंटू बी, बी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिए, इसका करंट इसमें फ्लो इधर हो रहा है, और डीएल का डायरेक्शन भी वही होता है जो करंट का डायरेक्शन है। याद रखिएगा, इसमें पूरा इस चैप्टर में याद रखिएगा कि डीएल का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा जो मतलब करंट का डायरेक्शन, along the direction of current, along the direction of current। तो इसका डीएल का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन के ही बराबर होगा। सो डीएल आप ऐसा भी समझ सकते हैं, डीएल क्या है, इसका यूनिट लेंथ है, तो करंट तो डीएल से ही पास हो रहा है ना। वायर जिधर रहेगा फ्लो ऑफ चार्ज, तो याद रखिएगा डीएल का जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। ये आप हमेशा याद रखें, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही होता है। सिंपली बात है कि जिधर वायर होगा, वायर के थ्रू ही तो करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा dq vd इंटू बी। और याद रखिएगा डीएल का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर करंट का डायरेक्शन होगा। पूरा चैप्टर में हम यही देखेंगे कि डीएल जिधर डायरेक्टेड होगा, यानी जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही डीएल का डायरेक्शन होगा, मतलब उसका लेंथ का डायरेक्शन। अब यहाँ से dq का वैल्यू निकालेंगे। dq क्या है, एलिमेंट का चार्ज, तो एलिमेंट का चार्ज क्या होगा, अब देखिए q बराबर हो जाएगा सिंपली, एरिया ए है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें dl उसका लेंथ है, तो ये होगा वॉल्यूम, और उसके यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया क्या, dq का वैल्यू। dq क्या है, dq सिंपली है चार्ज जो है पर यूनिट वॉल्यूम में रहेगा, ये आपका हो जाएगा उसका सिंपली पूरा वॉल्यूम, n चार्ज, n फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये हम पहले एजम्प कर लिए हैं। तो n जो है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, a एरिया इंटू लेंथ। अब ये आपका हो जाएगा vd क्रॉस b। अब यहाँ से आपका आ जाएगा फोर्स का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, डीएल का जो डायरेक्शन है वही करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एन ए। अब यहाँ पे आपको डीएल भी दिख रहा होगा, तो डीएल का डायरेक्शन वही है जो करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एन ए ई
ई क्या है, एकदम फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता है। अब यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा वी डी, यहाँ पे बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे डी एल क्रॉस बी ले लेते हैं। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका वैल्यू आपको पता होगा, एन ए इलेक्ट्रॉन। वी डी का वैल्यू होता है सिंपली करंट डिवाइडेड बाय एन ई ए। तो ध्यान से देखिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी एल क्रॉस बी। ये जो डी एल था एलिमेंट पार्टिकल का लिए थे, वो डी एल यहाँ पे आया, डी एल क्रॉस बी हो जाएगा। ये वी डी कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। वी डी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन ई ए कैंसिल हो जाएगा, और फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। अब ये हो गया आपका सिंपली वैल्यू ऑफ, मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर का ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। अब ध्यान से देखिए डीएल और बी, अब डीएल का अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, एक तो सर्कल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिंपली उसका अलग अलग। डीएल और बी के बीच में अगर 90 डिग्री हो, यानी कि जिधर करंट फ्लो हो रहा है, डीएल क्या है, जिधर करंट का फ्लो है वही डायरेक्शन डीएल का है, हम पहले बताएं। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट केस हम क्या लेंगे, डीएल इज परपेंडिकुलर टू बी फील्ड। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स का वैल्यू सिंपली हो जाएगा आई डीएल, और बीच के बीच में 90 डिग्री अगर बन गया तो सिंपली हो जाएगा आई बी एल। एल क्या हो जाएगा, उसका टोटल लेंथ, डीएल क्या है, उसका एलिमेंट का लेंथ। तो ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू जो आया आई बी एल। अब डायरेक्ट याद रखिएगा ये कैसे आया, ये हम आपको डेरिवेशन बताएं। बाकी वैल्यू क्या है, आई बी एल। आई क्या है, उसमें पासिंग, उसमें कितना करंट का फ्लो हो रहा है, बी क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है इसका, उस करंट का, करंट कैरिंग वायर का लेंथ। तो क्या आ गया, फोर्स का वैल्यू आपका सिंपली आ गया आई बी एल। आई क्या है, उसमें करंट का फ्लो है, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एल क्या है उस वायर का लेंथ। सो दिस इज द एंटायर एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक